हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, वह भी चैप्टर नंबर 1। वह चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। इस चैप्टर का यह पार्ट 5 वीडियो है। इस चैप्टर का यह पार्ट 5 वीडियो, इससे हम पहले 4 वीडियो ला चुके हैं और चारों वीडियो में हम लोग जाने कि अर्थव्यवस्था क्या, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या, अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या है, एटीएम कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है या आय क्या है। इन सभी टॉपिकों को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पार्ट 4 वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था वह था कि बिहार का पिछड़ापन होने का क्या क्या कारण बना है, और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि बिहार का पिछड़ापन को कैसे दूर कर सकेंगे। उन सभी टॉपिकों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो का है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर हम कैसे करेंगे, उसका क्या उपाय है। और दूसरा जो है उपनिवेश है, तीसरा आर्थिक विकास, चौथा आर्थिक नियोजन और पांचवा गरीबी रेखा, नरेगा या मनरेगा। इन सभी टॉपिकों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाएंगे और साथ में समझेंगे और लिखते जाएंगे। देखिए क्या है पहला यानी कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का पहला उपाय क्या है। तो हम लोग क्या कारण बना था, पहला कारण हम लिखाए थे कि बिहार का पिछड़ापन का कारण क्या है। तो बताए थे कि सबसे पहले तो यहाँ तो बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी हम लोग को बिहार का पिछड़ापन होने का कारण बना है। अब बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो बिहार में है, बिहार में कोई उद्योग नहीं है और उद्योग के तुलना में जनसंख्या जो है बहुत अधिक है। अब जब तक हम लोग इसको नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। ये पहला कारण बना था। तो हम कैसे इसको दूर करेंगे, तो ये लिखा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या की तुलना में उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। मतलब कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है उसी तरह से यानी कि उद्योगों का विकास करना चाहिए, तभी बिहार का पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें सीखने वाले, मतलब कि कैसे दूर करेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे, उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया, कृपया जाकर देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को भी देख लें। देखिए अब जैसे बोल रहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या की तुलना में उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार से उद्योगों का विकास भी किया जाना चाहिए और जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अगर मतलब कि ये नहीं कि अगर उद्योग का विकास करें तो जनसंख्या को भी नियंत्रित नहीं करेंगे, जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना है और उसके साथ साथ उद्योगों पर भी विकास करना है। तभी जाकर बिहार का पिछड़ापन दूर हम लोग कुछ हद तक कर सकते हैं। पूरा तो नहीं कर सकते कि हम जनसंख्या को नियंत्रित कर लेंगे तो पूरा बिहार पिछड़ा का मतलब कि पीछे से हम सबसे फर्स्ट नंबर पर चला जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए दूसरा, मतलब कि दूसरा क्या था कि बिहार के लोग जो है लगभग अधिकांश से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर होते थे या होते हैं, अभी भी होते हैं, ठीक है। तो उसको भी दूर करना चाहिए क्योंकि कृषि जो है मानसून पर निर्भर है। तो मानसून में कभी सफलता तो कभी असफलता होती रहती है। तो इसको क्या करना है कि बिहार की कृषि को तेजी से विकास किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी बिहार में कृषि हो रहा है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अलग अलग तकनीकी लाना चाहिए ताकि अच्छे अच्छे बीज लाना चाहिए ताकि कम पानी में ज़्यादा उपज हो, कम मतलब पूंजी में ज़्यादा उपज हो। तो वही बोल रहा है कि बिहार की कृषि को तेजी से विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए खेतों में नए बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए और तकनीकी प्रक्रिया द्वारा कृषि किया जाना चाहिए। ये बोल रहा है अगर हम इन सभी कारणों को अगर अपनाते हैं तो बिहार का जो पिछड़ापन है उसे हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ठीक पहले ही के तरह करेंगे तो पता चल जाएगा कि मतलब कि जैसे पिछड़ापन पहले था वैसे ही पिछड़ापन आज भी रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए अगर कृषि पर अधिकांश लोग ध्यान दे रहे हैं तो मतलब कि कृषि के लिए अलग अलग तकनीकी अपनाना जाना चाहिए और उसके बाद साथ साथ में बीजों को नए प्रकार के बीजों का मतलब कि बीजों को लगाया जाना चाहिए ताकि अच्छे फसल हो सके कम पूंजी में। तभी जाकर हमारा बिहार जो है पिछड़ापन से दूर हो जाएगा। तीसरा बोला है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नदी तालाब को सुरक्षित बनाना चाहिए क्योंकि हमारे बिहार में जो है कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से ग्रसित होता रहता है। अगर इस पर नियंत्रित नहीं करते तो हमारा बिहार पिछड़ापन ही रह जाएगा, हम इसे दूर नहीं कर पाएंगे। अगर दूर करना है तो इन सभी मतलब कि बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, केंद्रित करना होगा कि सबसे पहले बिहार का जो भी उद्योग है, बिहार में उद्योग है उस पर विशेष विकास किया जाना चाहिए और जनसंख्या पर
नियंत्रित किया जाना चाहिए। दूसरा जो है कि बिहार के कृषि पर एक विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए और उसमें नए नए खेतों में नए नए बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए और कृषि जो है नए तकनीकों से आने की तकनीकी प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए। और तीसरा बोल रहा है कि अगर बाढ़ आ रहा है तो नदी और तालाबों को भी नियंत्रित यानी कि सुरक्षित बनाया जाना चाहिए ताकि उससे कभी बाढ़ ना आ पाए। अगला बोल रहा है कि आधारभूत संरचना। ये आधारभूत संरचना क्या है? कल मतलब कि इससे पहले वाला वीडियो में भी बताए थे कि आधारभूत संरचना मतलब कि वैसा संरचना जिससे हमारा देश का विकास होता है। तो देश का विकास किससे होता है? स्कूल, कॉलेज, परिवहन, संचार, अस्पताल, ये सभी चीज़ों से देश का विकास होता है, राज्य का विकास होता है और इसी को हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं। अब बोलेंगे कि सर इससे कैसे विकास होगा? तो एक बात बताइए, जब तक स्कूल नहीं रहेगा तो पढ़ेगा नहीं और पढ़ेगा नहीं तो कोई काम नहीं कर पाएगा। जब तक अस्पताल नहीं रहेगा तो आदमी जो है स्वस्थ नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा और काम नहीं कर पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है कि वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का विकास होता है उसे आधारिक संरचना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आधारित संरचना कहा जाता है। जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संचार, परिवहन, बैंकिंग, इन सभी चीज़ों को मतलब कि हम लोग आधारभूत संरचना कहते हैं। इसी से देश का विकास होता है। मतलब कि जिस प्रकार से हमें सुविधा मिलेगा उस प्रकार से हम बेहतर काम कर पाएंगे और काम कर पाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है मतलब कि आय बढ़ेगा और आय बढ़ेगा तो हमारा देश का भी आय बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का आय जो होता है देश के लिए महत्वपूर्ण होता है और हर व्यक्ति का योगदान होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का। तो जिस तरह से हम लोग विकास करेंगे उस तरह से हमारा देश का भी विकास हो सकता है। देखिए बोल रहा है कि आधारभूत संरचना, वैसी संरचना जिसके माध्यम से देश का विकास होता है उसे आधारिक संरचना कहा जाता है। तो आधारिक संरचना में क्या 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 है? तो स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, संचार है, परिवहन है, बैंकिंग। अगर जब तक इन सभी चीज़ों का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि यह आधारभूत संरचना है। तो इन सभी कारणों को अगर हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं और इन सभी कारणों पर अगर ध्यान दे देते हैं तो हो सकता है कि हमारा बिहार जो है पिछड़ापन से दूर निकल जाए। 100% नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हद तक इन सभी कारणों से मतलब कि दूर होगा। तो मतलब कि ज़्यादातर जो भी यानी कि जो भी पिछड़ापन है उससे अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। अब बात आता है अगला पॉइंट जो है उपनिवेश है। क्या है? उपनिवेश। आप बोलेंगे सर ये उपनिवेश नया शब्द, ये उपनिवेश है क्या? तो उपनिवेश जैसे मान लिया जब कोई देश है, कोई दो देश है, ये जो है शक्तिशाली देश है। ये क्या है? शक्तिशाली देश है और ये कमजोर देश है। कौन सा देश है? कमजोर देश है। तो ये शक्तिशाली देश द्वारा इनके सभी वस्तुओं पर कब्जा करके ये शक्तिशाली देश जो अपने उपयोग के लिए प्रयोग कर रहा है तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। फिर से समझेंगे कि अगर कोई शक्तिशाली देश कोई कमजोर देश पर अगर कब्जा किया और कब्जा के साथ साथ उनके जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं अगर उसका प्रयोग कर मतलब कि उसको अपने उपयोग में प्रयोग कर रहा है उसे ही उपनिवेश कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा कमजोर देश पर अधिकार जमा करके उसकी वस्तुओं को अपने लिए प्रयोग करता है तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं या तो उपनिवेश कहा जाता है। वही बोले कि अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र है और उस शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अगर कब्जा किया गया है और उसमें जो भी उपस्थित वस्तु उस देश में उसका उपयोग अपने प्रयोग के लिए कर रहा है तो उसे ही क्या कहेंगे? उपनिवेश कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय भी समझ चुके हैं और उपनिवेश क्या होता है उसको भी आप अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। अब अगला पॉइंट है कि आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास मतलब कि किसी का आर्थिक विकास कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि सर्वशक्ति के दर मतलब कि सर्वशक्ति के दर तथा जनसंख्या के दर के संबंध को आर्थिक विकास कहेंगे। मतलब सर्वशक्ति क्या है और जनसंख्या क्या है उसी के दर को हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहा जाता है। बोला कि सर्वशक्ति के दर तथा जनसंख्या के दर के संबंध को आर्थिक विकास कहा जाता है। ये पहले मतलब कि आर्थिक विकास था। अब दूसरा जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन है मतलब कोई भी देश में आर्थिक नियोजन क्या है? तो कोई भी देश में जितने भी संसाधन है और उन सभी संसाधनों को कोई योजना के तहत अगर प्रयोग या तो उपयोग किया जा रहा है उसे हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। फिर से आर्थिक नियोजन क्या है? तो संसाधनों को एक योजना के तहत प्रयोग किया जाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि आर्थिक नियोजन क्या है,
आर्थिक नियोजन क्या है, तो हम बोलेंगे सर कि जब कभी भी कोई देश में वहाँ जो भी उपस्थित संसाधन है, अगर उन संसाधनों को किसी योजना के तहत उपयोग किया जा रहा है तो हम समझेंगे कि उसे क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे। ये आर्थिक नियोजन में भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब ये आ गया गरीबी रेखा, गरीबी रेखा। अब ये गरीबी रेखा क्या है, बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। मतलब कि अगर गरीबी क्षेत्र में है तो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में है तो 2400 कैलोरी, मतलब कि 24 कैलोरी मिलना चाहिए, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। और इससे कम योजना मिलना ही गरीबी रेखा कहलाता है। मतलब कि सरकार के तरफ से कोई योजना के तहत अगर गरीबी ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में सबको 2400 कैलोरी या तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को अगर निर्धारित किया मिल रहा है तो समझ जाएंगे कि गरीबी रेखा में नहीं है। अगर इससे कम गया, इससे कम योजना मिल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, गरीबी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं। तो फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में कितना, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, और इससे कम योजना मिलना ही गरीबी रेखा कहलाता है। अगर इतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हम समझेंगे कि वह कौन सा रेखा में है, तो गरीबी रेखा में। अब ये नरेगा या मनरेगा, बहुत इनका तो ये तो नाम आप सुने होंगे कि मनरेगा, इसका नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन इसका मनरेगा का तो नाम सुने होंगे क्योंकि अभी भी मनरेगा का काम चल रहा था। इसमें देखिए लिखा है कि ग्रामीण मजदूरों को एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार किया जाना ही नरेगा या मनरेगा कहा जाता है। जैसे कि अभी एक श्रम कार्ड बन रहा था, क्या कार्ड बन रहा था, श्रम कार्ड बन रहा था। इसी के तहत इसका मतलब क्या है कि आपको मनरेगा के तहत आपको एक साल में कई दिन काम मिल रहा है, 100 दिन काम मिल रहा है। 100 दिन के बदले आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जो कि श्रम कार्ड, जो कि यहाँ पर भी अभी इसके मामले में भी भ्रष्टाचार होता जा रहा है ना। क्योंकि देखिए देश का विकास नहीं होने का कारण कि सिस्टम भी भ्रष्टाचार हो, मतलब कि ऊपर से अगर ठीक है तो नीचे आते आते पूरा खत्म है, मतलब कि खोखा पड़ा है। इस कारण से कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि ये देखिए श्रम कार्ड पर इस पर भी लूटा जा रहा है, यानी कि सभी का मतलब कि आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी जमा करके सभी को पैसा निकाल कर खुद ब खुद रख रहे हैं, जबकि काम कुछ हो नहीं रहा है। तो ये नरेगा मनरेगा क्या है, तो नरेगा मनरेगा मतलब होता है कि एक साल में एक व्यक्ति को 100 दिनों को काम दिया जाना या रोजगार दिया जाना है नरेगा या तो मनरेगा कहा जाता है। तो यह अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का लास्ट वीडियो था और लास्ट टॉपिक भी था। तो मैं आशा करता हूँ कि यह चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं और एक वीडियो जो होगा इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का आएगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय